दोस्तों नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी एक प्रॉपर्टी फाइनल करती है कोई कंपनी, शॉर्टलिस्ट करती है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट कंपनी आपसे मांगती है और किस तरह से वो प्रोसेस शुरू होता है, एग्रीमेंट कैसे होता है, एग्रीमेंट से पहले क्या होता है। तो अगर ये पूरा आपको समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है, जिससे आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लोगों को ये महसूस होता है यार मुझसे कंपनी ने ये डॉक्यूमेंट मांग लिया, मुझे कंसल्टेंट ने वो डॉक्यूमेंट मांग लिया, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये जानकारी सही लगे, उचित लगे, तो जरूर उसको शेयर करिए और लाइक का बटन जरूर क्लिक करिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होते हैं। एक कंपनी जब भी कोई प्रॉपर्टी फाइनल करती है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो जो भी उस प्रॉपर्टी का ओनर है उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस प्रॉपर्टी का सेल डीड यानी रजिस्ट्री का पेपर। रजिस्ट्री का पेपर ओनरशिप को वेरीफाई करने के लिए मांगा जाता है। तो यानी कि जो ओनर है उस प्रॉपर्टी पे उसका आधार कार्ड हो गया, उसका पैन कार्ड हो गया और उसका सेल डीड यानी रजिस्ट्री का पेपर आपसे मांगा जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर भी मांगा जाता है। इसके अलावा उस प्रोमाइसेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पिछले महीने का मांगा जाता है, जिससे वो एड्रेस को वेरीफाई कर सकें कि हमने जो ये प्रॉपर्टी ली है उसका ये एड्रेस है। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है वहां पे नहीं मांगा जाता है। अगर ओनर कहता है इसको हम बाद में अप्लाई कर देंगे तो वहां पे नहीं मांगा जाता है, बट ये चीज़ें शुरुआत में ही मांगी जाती हैं। इसके अलावा आपका बैंक डिटेल भी मांगा जाता है, कैंसिल चेक मांगा जाता है और कुछ कंपनियां जो हैं बैंक से एक लेटर भी मांगती हैं कि इसमें ये अकाउंट है, ये अकाउंट होल्डर है। तो जहां ज्वाइंट अकाउंट होता है वहां भी कंपनियां ये इस तरह का आपसे एक लेटर मांग सकती हैं। अब समझते हैं एग्रीमेंट कैसे होता है। तो कंपनी आपको एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेजती है। वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट में सारे क्लॉज लिखे होते हैं। कुछ क्लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि उसमें लॉक इन पीरियड क्या होता है, यानी कि एक एग्रीमेंट जब होता है तो उसका एक टेन्योर होता है कि हम ये जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो 4 साल के लिए ले रहे हैं, 5 साल के लिए ले रहे हैं। इसके अलावा उसमें एक लॉक इन पीरियड का क्लॉज होता है कि यानी कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में ना आप मुझे नोटिस दे सकते हैं खाली करने के लिए, ना ओनर दे सकता है नोटिस खाली करने के लिए। यानी कि वो प्रॉपर्टी उतने दिन के लिए लॉक हो गई। तो अगर लॉक इन पीरियड, जब भी आप एग्रीमेंट करें तो ये जरूर पूछें कि भाई इसमें मेरा लॉक इन पीरियड क्या है। लॉक इन पीरियड होने से ये होता है कि आप पूरी तरह से सिक्योर हो जाते हैं कि यार इतने दिन तो कंपनी मेरे पास रहेगी ही रहेगी। तो लॉक इन पीरियड के बारे में जरूर पूछिए कंपनी से। इसके अलावा कंपनी आपको जब एग्रीमेंट होता है और जब उसका पोजीशन होता है तो आपको एक रेंट एडवांस देती है। यानी कि कंपनी जब भी कोई प्रोमाइसेस प्रॉपर्टी किराए पे लेती है तो आपको एडवांस रेंटल चलता है। यानी अगर फरवरी का रेंट है तो 1 फरवरी को रेंट कंपनी आपको दे देती है। तो एक एडवांस रेंटल आपको हमेशा मिलता रहता है। इसके अलावा कंपनी आपसे एक रेंट फ्री पीरियड मांगती है। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी किसी कंपनी ने फाइनल करी, तो फाइनल करने के बाद वो कहती है कि हमें यहाँ पे कुछ सेटअप बनाना है, हमारा इंफ्रा तैयार होना है। इस इंफ्रा को तैयार होने में 15 दिन या 1 महीना लग जाएगा, कहीं कहीं 2-2 महीना लगता है, कहीं कहीं 3-3 महीना कंपनियां रेंट फ्री पीरियड मांगती हैं। यानी कि जो इंफ्रा वो डेवलप करेंगी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, उस बीच का किराया वो आपको नहीं देंगी। तो वो भी एग्रीमेंट में वो डालते हैं कि मुझे इतने दिन का रेंट फ्री पीरियड चाहिए। इसके अलावा कंपनियां आपको इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट देती हैं। कुछ केस में 2 महीने से लेकर 6 महीने 8 महीने तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। होता क्या है कि ये सिक्योरिटी इसलिए ओनर लेता है कि कल को अगर कंपनी के साथ कोई दिक्कत आए
तो हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा हुआ है। इस सिक्योरिटी डिपॉजिट के पहले, मतलब अगर मान लीजिए एक कंपनी ने आपको 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया और अचानक वो कहती है कि भाई साहब मैं आपको अब किराया नहीं दे सकती, या हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम किराया आपको दे पाए, तो आप उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को अपने रेंट में एडजस्ट करते हुए उसको नोटिस दे सकते हैं। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब यही होता है कि या तो वो बाद के रेंट में एडजस्ट हो जाता है, यानी कि अगर किसी ने 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया आपको, तो 3 महीने पहले आप उसको नोटिस दे के कह सकते हैं कि आप खाली कर दो और 3 महीना उसके रेंट में एडजस्ट हो जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट में कोई जीएसटी नहीं लगता है, तो ये ध्यान रखिए, जब भी कंपनी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देगी तो उसमें जीएसटी नहीं लगता और टीडीएस भी नहीं कटता है। रेंट में हमेशा 10% का टीडीएस कटता है। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मेरा 2 लाख का रेंट है सर, मेरे को 1,90,000 या 1,80,000 ही आया है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई आपको रेंट देता है तो उसमें टीडीएस कटता है। वो टीडीएस सर्टिफिकेट कंपनी आपको देती है और फिर आप जब रिटर्न फाइल करते हो तो अपने खर्चे दिखा के जो आपको रिफंड मिलता है आप उससे ले लेते हो। तो जो भी किराया आपका तय होता है उसमें टीडीएस कटता है। इसके अलावा एग्रीमेंट में नोटिस पीरियड होता है। नोटिस पीरियड वो चीज़ होती है कि अगर हमें वो प्रॉपर्टी या कंपनी को वो प्रॉपर्टी खाली करानी है या कंपनी खाली कर रही है, तो उसमें एक नोटिस पीरियड का क्लॉज होता है कि इतने महीने पहले आपको हमें बताना होगा। नॉर्मली नोटिस पीरियड जितना सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट होता है, जितने मंथ का, उतने मंथ का ही नोटिस पीरियड डाला जाता है। तो ये एप्लीकेबल कब होता है? ये लॉक इन पीरियड के बाद ही नोटिस पीरियड आप सर्व कर सकते हो। अगर किसी कंपनी ने आपको बोला कि 1 साल का लॉक इन पीरियड हम आपको देते हैं, तो 13वें महीने ही आप नोटिस उसको दे सकते हैं खाली करने के लिए, उससे पहले नोटिस नहीं दे सकते हैं। और नोटिस पीरियड उतना ही होता है जितना सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कंपनी देती है, उसी बीच, और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट उस रेंट में एडजस्ट हो जाता है। यानी कि 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर कंपनी ने आपको दिया है तो 3 महीना पहले आपको वो नोटिस देगा और वो 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके रेंट में एडजस्ट हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट में क्लॉज होता है जुडिशरी, मतलब अगर कोई विवाद होता है ओनर और कंपनी के बीच में तो उसका फैसला कहाँ होगा। बहुत सारी कंपनियां जहां उनका हेडक्वार्टर होता है उस शहर का नाम डाल देती हैं, बट ओनर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि अगर एग्रीमेंट जिस प्रॉपर्टी का जिस सिटी में हो रहा है, प्रॉपर्टी जिस सिटी में लोकेटेड है वहीं का जुडिशरी डालना चाहिए, उसी शहर का नाम डालना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है कंपनी और ओनर के बीच में, तो जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहीं पे ही उसका केस चलेगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मेरे 10 साल के कैरियर में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कंपनी लिटिगेशन में नहीं जाना चाहती है, ना ओनर कोई लिटिगेशन में जाना चाहता, बट सेफर साइड आपको उस सिटी का नाम डालना चाहिए जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो दोस्तों ये रहा कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कंपनियां क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगती हैं, ये पूरा आपने समझा। इसके अलावा अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है या अपनी ज़मीन को किराए पे देना है, अपना वेयरहाउस किराए पे देना है, तो अभी warehousewale.com को लॉगिन करें और अपनी प्रॉपर्टी पोस्ट करें। हम आपको प्रॉमिस करते हैं हम आपको बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू सो मच।